नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद MR। सो चलिए, आई रियली वेलकम यू ऑल। आज हम जो करने वाले हैं ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर हम बेसिकली जो है एक मिनट ज़रा पेन ले लेते हैं हम भी। हाँ, इस पार्ट 2 के अंदर जो है आपका हम डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो रहेगा ये सोवियत व्यवस्था और सोवियत प्रणाली या उसकी विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि अब मैं आपकी जो वीडियोस है ना थोड़ा शॉर्ट में बनाया करूँगा, सो डैट कि आप भी जल्दी जल्दी देख पाएँ, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करके चलेगा कि 6-7 पार्ट हो सकते हैं इसके। शॉर्ट में बनाऊंगा, मतलब 5 मिनट 10 मिनट या 12-15 मिनट मैक्सिमम इतना लेके जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और अभी हम कहाँ पर थे? लास्ट टाइम हमने ये सब पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं ज़रा। जहाँ भी हम गए थे, इसके बाद यूरोप के अंदर भी हम चले गए थे। बर्लिन की दीवार तक हमने लास्ट किया था। और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था, बर्लिन की दीवार के अंदर सबसे मेन क्वेश्चन आता है आपका, वो ये है, ये दीवार कब खड़ी की गई थी? कब खड़ी की गई थी? वो की गई थी 1961 के अंदर, जो कि पश्चिम को और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी, ठीक है। और कितने किलोमीटर लंबी दीवार थी? ये थी 150 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा। और कब इसको तोड़ा गया था? ये तोड़ा गया था 9 नवंबर 1989 के अंदर, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा। और जब बर्लिन की दीवार गिरी ना, तभी माना गया कि अब USSR भी गिर जाएगा, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो चलिए एक बार जरा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, वो कब से कब हुई थी? 1914 से लेकर के 1918 तक हुई थी, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब हुई थी? लिख देता हूँ यहाँ पर। वो हुई थी आपके 1939 से लेकर के 1945 तक। और 45 से ही आगे जाकर के आपका स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वार। कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध। कब से कब तक? 1945 से लेकर के 1991 तक। अब याद रखिएगा, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तब आपके दो महाशक्तियों का उदय होता है। कितने का होता है? दो महाशक्तियां। देखो, शक्तियां तो हैं वर्ल्ड के अंदर, लेकिन उन शक्तियों में से भी ज़्यादा पावरफुल जो दो महाशक्तियां निकल करके आई, वो कौन कौन सी थी? तो जी वो थी, एक तो आपका USA यानी कि अमेरिका, और एक था USSR यानी कि सोवियत संघ। USA की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने आपको ऑलरेडी आई होप पता होगा ये चीज़। ये होती है इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपको बताते चलूँ, अमेरिका यहाँ पे ई आएगा और CA, ठीक है। इसमें लगभग आपके 50 स्टेट्स होते हैं। कितने? 50। और USSR इसके अंदर कितने होते हैं? ये होता है 15 स्टेट्स का समूह, यानी 15 गणराज्यों का समूह। आई गेस मैंने लिखा भी होगा कहीं, यहाँ पर ये लिखा 15 गणराज्यों का समूह। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज़रा USSR के बारे में समझना। हम USSR के बारे में इसीलिए ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, बिकॉज जो दो महाशक्तियां थी, एक तो था आपका USA और एक था आपका USSR। तो USA जो है वो तो आज भी अपना बरकरार जो है अपनी बना हुआ है, अपनी पोजीशन पे बना हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि USA के बारे में कितनी बातें होती हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर USA की अर्थव्यवस्था को छींक भी आई ना, तो बुखार बाकी के जो देश हैं उनको पूरा बुखार हो जाता है। बाकी के देशों की अर्थव्यवस्था को जो है बुखार हो जाता है। मतलब इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है USA की इकॉनमी का। डैट मीन्स कि 2024 में भी USA का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम USSR की बात इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज USSR जो है ना, उसका विघटन हो जाता है। कब हो जाता है? 1991 के अंदर। अब जरा हम बात करते हैं जरा USSR के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि USSR का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म यही है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। याद रखिएगा, रिपब्लिक्स है मतलब कि 15 गणराज्य थे इसके अंदर। हिंदी में अगर इसको याद करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, ये है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इंग्लिश वाला याद रखें, बिकॉज आफ्टर 12th आपको इंग्लिश में भी बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। सो डैट कि इसीलिए आप कोशिश करें कि 12th से पहले यानी कि 12th क्लास के अंदर ही आप थोड़ा इंग्लिश के अंदर स्टार्ट हो जाए अब, ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि USSR का बनने से पहले होता क्या है कि जब USSR बन रहा होता है ना, उससे पहले क्या होता है कि रूस के अंदर 1917 के अंदर जो है रूसी क्रांति होती है, जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में हो रही होती है? ये बेसिकली यहाँ पर लेनिन के नेतृत्व में हो रही होती है, ठीक है। जब लीडर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। सो लेनिन के नेतृत्व में एक पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था जिसका नाम था बोल्शेविक पार्टी। और उस पार्टी को बनाने के बाद उन लोगों ने एक बोल्शेविक क्रांति की थी। ये क्रांति बेसिकली आपकी पूंजीवाद के खिलाफ था, ऐसा समझ लीजिए। वहाँ पे बेसिकली एक जार निकोलस था, उसकी सत्ता को बदला गया था।
इतना डीप में आपको लेकर नहीं जाऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि 1917 के अंदर जब रूसी क्रांति हुई, ये पूछते हैं आपसे कि कब हुई थी रूसी क्रांति, वो हुई थी 1917 के अंदर, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। जब इसका शुरुआत हुआ था तो उसी से ही जो है बाद में जाकर के आपका यूएसएसआर निकल करके आता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये बेसिकली निकल करके इसलिए आते हैं बिकॉज वो लोग गरीबों के हित के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग समाजवादी विचारधारा के बारे में बात करते हैं। समाजवादी विचारधारा याद आ रहा है, पेन से लेकर के कार तक सब कुछ जो है सरकार के नेतृत्व में रहेगा और सरकार ही सारी चीज़ें तय करेगी, जिससे कि गरीबी ना हो, असमानता ना हो। असमानता इन द सेंस कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, किसी के पास अगर 10 रुपये हैं तो सभी के पास 10 रुपये होने चाहिए भाई, ये चीज़ है। ठीक है, और जो यूएसएसआर जो बन के निकला वो था भाई साहब, देखिए ये इतना बड़ा है यूएसएसआर। अच्छा इतना पेन नहीं चल रहा है यहाँ पर, अच्छा चल गया। देखिए यहाँ इतना बड़ा है यूएसएसआर, अगर आप आज के समय में देखो तो रशिया आपका लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ेगा बस। ठीक है, बाकी का तो सब जोड़ा है उन्होंने। अब आगे देखते हैं जरा। देखिए आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी आपका ये 4 नंबर में आ जाता है, कभी कभी ये 2 नंबर में आ जाता है। सिंपल सा बात पूछते हैं कि सोवियत व्यवस्था या फिर सोवियत प्रणाली का अर्थ क्या होता है और उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सोवियत व्यवस्था और इसके अर्थ के बारे में, तो सिंपल सी बात है जी, व्यवस्था का मतलब होता है कि, व्यवस्था का मतलब आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात की जाती है। मतलब ये कि अगर हम किसी भी देश की व्यवस्था की बात करेंगे तो उसके हम राजनीतिक और आर्थिक रूप से उस देश के अंदर क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि भारतीय व्यवस्था की बात करें, हम भारतीय व्यवस्था या फिर भारतीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपकी क्या आ जाएगी, राजनीतिक और एक आर्थिक आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर अभी 1991 के अंदर जो है यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो हमें इसीलिए यूएसएसआर के ही प्रणाली को पढ़ना है। तो प्रणाली और व्यवस्था का मतलब समझ गए, इसका मतलब ही होता है कि किसी भी देश को राजनीतिक रूप में और आर्थिक रूप में मापना। ठीक है, सो अब जरा हम देख लेते हैं कि यूएसएसआर के अंदर, जिसको हम लोग रशिया भी बोल देते हैं, कभी कभी रूस जिसे बोल देते हैं, उसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था थी कैसी। ठीक है, और यूएसएसआर के अंदर जिसे हम रशिया बोल रहे हैं उसके अंदर आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है। और अगर आप ये चीज़ समझ गए तो भाई आप ऐसे ही लिख करके आ जाइएगा अपने एग्ज़ाम के अंदर, आपके पूरे पूरे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि यूएसएसआर के अंदर या फिर रूस के अंदर, देखिए एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर के अंदर टोटल 15 गणराज्य। ठीक है, इन 15 में से एक गणराज्य जो है वो है आपका रूस, और रूस ही जो है बाकी के जो 14 गणराज्य है उनका लीडर था। मैं अभी बता दूं दोबारा से, रूस जो है बाकी के जो 14 गणराज्य है ना उनका लीडर था। सो जब आप रूस को मिला दोगे तब जाकर के टोटल 15 माने जाते हैं। ठीक है, और इन 15 गणराज्यों का समूह ही आपका यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि रूस के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। आपको पता होना चाहिए कि रूस के अंदर जो है एक दल प्रणाली थी। एक दल प्रणाली का मतलब मात्र एक ही पार्टी वहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, और उस लिखा भी यहाँ पर देखिए, एक ही पार्टी हुआ करती थी और उस पार्टी का क्या नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर आप इसको बोल्शेविक पार्टी भी बोल सकते हैं, जो कि लेनिन के द्वारा स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, लेनिन के द्वारा मतलब बोल्शेविक पार्टी या बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत किसने करी थी, वो करी थी लेनिन ने, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेनिन का अगर फुल फॉर्म बताया तो भाई वो है व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा इसका, व्लादिमीर पुतिन नहीं है, पुतिन आपका प्रेजेंट टाइम में मतलब 2024 अभी है ना वहाँ पर अभी, और लेनिन जो है उस टाइम में शुरू में था 1917 के आसपास। ठीक है, अब आगे देखते हैं राजनीतिक रूप से क्या है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी है, धुरी मतलब कि जो मेन है वो किसको माना जाता था, वो माना जाता था कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और इसके अंदर जो है ना विपक्षी यानी कि एक दल के अलावा और अन्य पार्टी के लिए कोई भी जगह नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर आपका जो है ना निजी अधिकारों के बारे में कुछ भी बात नहीं होती थी। स्वतंत्रता की भाई बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। बस यही एक कमी थी इससे क्या बोलते हैं यूएसएसआर की, और इसी कमी की वजह से बाद में जाकर के आप देखोगे कि यूएसएसआर का विघटन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए। आप चाहे तो अपने एग्जाम्स के अंदर ये ऐसा हूबहू लिख करके हल्का हल्का सा आप एक्सप्लेन कर देना। ट्रस्ट में आपका 4 नंबर 6 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसकी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, मतलब कि क्या, यूएसएसआर के अंदर यानी रशिया के साथ लेकर के पूरे यूएसएसआर समूह के अंदर आर्थिक व्यवस्था कैसी थी।
वहाँ पे आर्थिक जो व्यवस्था थी वो क्या थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। याद करो, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि पिन से लेके कार तक, ठीक है, पिन से लेकर के कार तक, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें जो हैं देश के अंदर की जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं सब कुछ सरकार के द्वारा ही नियंत्रित की जाती थी। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का मतलब समाज के लिए जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई है उसी को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता था, यहाँ यहाँ पर होता था सरकार का नियंत्रण। और ये नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित का अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, ये बिल्कुल प्लानिंग करके ही अपनी जो है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते थे। और याद रखिएगा 1928 के अंदर सबसे पहली बार सोवियत संघ ने जो है, मतलब सोवियत रूस बोल लीजिए आप, सोवियत रूस ने जो है इसकी शुरुआत की थी, मतलब लेनिन ने इसकी शुरुआत की थी लगभग। और जिसकी वजह से ये जा कर के काफ़ी अच्छे से अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप कर पाते हैं। और एक और चीज़ बता दूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब महामारी आई थी ना, अकाल पड़ा था 1930 वाला, तो उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे सभी के सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था वो गिर रही थी, ठीक है, वो गिर रही थी। लेकिन मात्र सोवियत संघ यानी रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो मात्र जो है बस खड़ी हुई थी, बिकॉज उनकी जो है अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू चलते थे सारी चीज़ें, जो भी काम करते थे सब कुछ प्लानिंग के थ्रू करते थे, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई भी नकारात्मक या फिर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम आगे देख लेते हैं एक बार और। हाँ जी, अब हमें जो है लीडर्स के बारे में बात करनी है, ज़रा लीडर्स देख लेते हैं। सबसे पहला लीडर आपका जो है वो यही है, व्लादिमीर लेनिन। इसी को जो है हम बोलते हैं फाउंडर है किसका, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का। और इसका जो टाइम पीरियड है, जो एज अ मतलब प्रेसिडेंट रहा है, राष्ट्रपति बन करके रहा है, वो है 1917 से लेकर के 1924 तक का। और ये रशियन रेवोल्यूशन का भी लीडर था। सबसे बुरा काल, सबसे मतलब डिफ़िकल्ट वाला जो काल है वो इसी का था, सबसे कठिनाइयों भरा काल इसी का ही था। किसका, व्लादिमीर लेनिन का। नेक्स्ट आते हैं आपके जोसेफ स्टॉलिन। ये काफ़ी क्रूर शासक माने जाते हैं, और ये समझ लीजिए ये सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर यही जो है बने हुए थे, ठीक है, इनका बस इतना याद रखिएगा। थर्ड है आपके निकिता खुर्शेव। निकिता खुर्शेव के बारे में आप याद रखिएगा भाई, इन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण नीति को अपनाने की कोशिश करी है। पश्चिम के देशों यानी अमेरिका के साथ सोचा है कि दोस्तानी वाला जो हरकतें हैं वो की जाए, बट फिर भी क्या करें, आगे चलते हैं। तो इनके बारे में मतलब याद रखिएगा। और एक और चीज़, जो हंगरी हो गया और क्यूबा मिसाइल हो गया, इनके दौरान यही जो है राष्ट्रपति बन करके रहे थे, ठीक है। हंगरी के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, हंगरी एक देश है, ठीक है, हंगरी के अंदर बेसिकली क्या होगा था, कुछ लोग जो है ना वो विद्रोह करने लगे थे, तो उसी को दबाने के लिए ये भाई साहब ने आर्मी भेज दी थी। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है। तेल के लिए बेसिकली लड़ाई की गई थी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। एकदम बोलते हैं ना कि अब लड़ाई हो जाएगी, वो वाला जो इवेंट है वो यही था। तो उस टाइम भी जो रशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो यही थे, ठीक है, कौन, निकिता क्रुश्चेव। आपके आते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। इसके अंदर भैया आप बस इतना एक चीज़ याद रखिएगा, जो कि है वो ये चेकोस्लोवाकिया का जो विद्रोह है उसको किसने दबाया, इसके बारे में पूछता है, वो कौन सा राष्ट्रपति था, वो था यही लियोनिड ब्रेजनेव। और नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप कब किया था रूस ने, वो किया था 1979 के अंदर। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया, अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। बस इतना इसके आगे याद रखिएगा। अगला है आपका मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बिकॉज इन्हीं की वजह से ही आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब वो कैसे हुआ उसके आगे हम आगे जा कर के बात करेंगे, बिकॉज ये कुछ पॉलिसीज़ लेकर के आए थे। पॉलिसीज़ क्या कैसे, यहाँ पर नाम मैंने लिख भी रखा है, ये रहा, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये दो प्रकार की पॉलिसीज़ लेकर के आ गए थे, जिसकी वजह से यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जो 15 गणराज्यों का समूह है, वो टूट गया था। अभी बस इसके बारे में जरा देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एक चीज़, हाँ, सबसे जो लास्ट राष्ट्रपति रहे हैं सोवियत संघ के, याद रखिएगा, सोवियत संघ के सबसे अंतिम राष्ट्रपति जो रहे हैं वो हैं आपके मिखाइल गोर्बाचेव। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। इन्होंने ही जो है आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सुधार लेकर के आए। तो उन सुधारवादी जो नीतियां हैं उनका नाम था, एक था पेरेस्ट्रोइका और एक का नाम था ग्लासनोस्त। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके बारे में अच्छे से बात हमें करनी पड़ेगी। इसमें स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगला है, इन्होंने जो है ना आर्म रेस यानी हथियारों की जो होड़ लड़ी जा रही थी यूएसए के साथ, वो बहुत कम कर दी इन्होंने। और लियोनिड ब्रेजनेव, याद है 1979 के अंदर उन्होंने जो है अफगानिस्तान के अंदर अपनी आर्मी भेज दी थी। वहाँ से आर्मी को वापस बुलवाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, मिखाइल गोर्बाचेव को जाता है। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, याद है 1989 के अंदर एकीकरण हुआ था, 9 नवंबर 1989 के अंदर एकीकरण हुआ था जर्मनी का।
उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत ज़्यादा भूमिका जो है निभाई और 28 साल तक खड़ी थी, याद है ना, याद रखिएगा चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके बोरिस येल्सिन। देखिए आपके पेपर में ना पता क्या पूछते हैं, पेपर में दो क्वेश्चन बनते हैं आपका। एक तो ये पूछते हैं कि यूएसएसआर का अंतिम यानी कि अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो वो था आपका मिखाइल गोर्बाचेव, ये याद रखिएगा, ठीक है जी, मिखाइल गोर्बाचेव। पूरा लिख ही दूँ क्या, चलो लिख देते हैं आपके लिए, मिखाइल गोर्बाचेव थे। और ये आपसे पूछेगा कि पहला राष्ट्रपति कौन था पहला राष्ट्रपति, तो वो तो पता ही है, लेनिन था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि रूस का यानी कि रशिया का एक्चुअली हुआ क्या था कि ना, जब यूएसएसआर टूट गया था ना 15 गणराज्यों में से टूटने के बाद, एक गणराज्य जो कि था आपका रशिया यानी रूस, इसके पास सारी पावर या सारी जो अथॉरिटी है वो चली गई थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी है वो रसिया था, ठीक है। और इसी रशिया का जो सबसे पहला राष्ट्रपति बना था वो कौन था, बोरिस येल्सिन, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। लिखा भी है फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया नॉट यूएसएसआर, दोबारा बता दूं, यूएसएसआर का नहीं, रशिया का प्रेसिडेंट था, ठीक है। और रशिया के, और इन्होंने जो है ना कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म गए, मतलब समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। इनका जो डिफ़िकल्ट जो कुछ भी हुआ उसके जो जिम्मेदार वो इनको ठहराएगा। हालांकि जो सबसे मेन जिम्मेदार व्यक्ति है वो ये है, देख रहे हो कितना चिकना सा बंदा है, लेकिन फिर भी, हालांकि इनका इंटेंशन तो काफ़ी अच्छा था, बट फिर भी क्या कह सकते हैं, अब होनी को कौन टाल सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, अभी हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच। आई गेस ये 16-17 मिनट की वीडियो हो गई है, बट कोई नहीं, देखिए अच्छे से करेंगे तभी अच्छे से आपका पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज़ जल्दी जल्दी लेके चला जाऊँ तो कुछ सेंस नहीं बनता उसमें, ठीक है। सो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।